पहले खबर देखिए, कुवैत से अपनी सेना हटाने की तैयारी में है अमेरिका। कुवैत में स्थायी सैन्य ठिकाना खत्म करेगा अमेरिका। पेंटागन ने सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को और तेज किया। ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमलों के मद्देनजर यह हो रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका का यह सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है। अब यह जो किया जा रहा है कोमोडोर काले, इससे तो मैसेज ये जाएगा कि ये किसी भी समय अपना बोरा बिस्तरा उठाएंगे और चल देंगे, जिनको इन्होंने कहा है कि हम सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रहे हैं तुमको अपना। नहीं, देखिए दिनेश जी, इसमें दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बातचीत में ब्रिगेडियर साहब ने बोली। एक तो मैन पैड्स का जो सिलेक्शन है और मैन पैड्स जो आ रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अभी आ नहीं रहे हैं ईरान के पास, और मैन पैड एक बहुत ही बेसिक वेपन है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, शोल्डर फायर्ड क्विक रिएक्शन मिसाइल। बट बेसिकली क्विक रिएक्शन मिसाइल्स एक्चुअली जब आप मास पैराट्रूपर मूवमेंट करते हैं उस समय बहुत ही इफेक्टिव रहता है। बिकॉज याद रखिए कि जब पैराट्रूपिंग होती है या पैराशूटिंग होती है तो सारी पैराशूटिंग जो है हाई ऑल्टीट्यूड से नहीं होती है। हाई ऑल्टीट्यूड केवल स्पेशल फोर्सेस करती हैं, और जो नॉर्मल एयरबोर्न फोर्सेस हैं वो करीब 1100 फीट से लेकर 1500 फीट तक की हाइट से जंप करती हैं। तो उस समय हवाई जहाज बहुत ही वल्नरेबल होता है, बिकॉज वो स्लो स्पीड पे आते हैं और ये करते हैं। तो उस समय एक्चुअली एयर डिफेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है ताकि दुश्मन का कोई भी जमीन पे मिसाइल अवेलेबल नहीं हो। लेकिन मैन पैड्स एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से कहीं भी पहुंच जाती है और बहुत इफेक्टिव रहती है इस सिनेरियो में। तो मेरे ख्याल से जो मैन पैड की खेप आई है, ये बेसिकली ईरान के इस डर से आई है कि कहीं ना कहीं लिमिटेड ग्राउंड एक्शन हो सकता है। अच्छा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जब लॉजिस्टिकल बेस से मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है और उसको आप छोड़ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी, ये इंडिकेशन भी हो सकता है कि ग्राउंड वॉर जो है वो लिमिटेड स्टेज पे कुवैत की तरफ से हो सकता है विद अ लैंडिंग बेस। मतलब आपका जो एक वॉर टाइम बेस उस टाइम पे बनाया जाए, ताकि जो प्रिपरेटरी फेज है वो प्रिपरेटरी फेज में बेस खाली हो जाए, एंड देन उसके बाद जो है थोड़े ट्रूप्स के साथ जो है उस तरफ से हमला किया जाए। देखिए, मैं एक बारी पहले भी इस डिस्कशन में एक बारी ये बोल चुका हूं कि अगर कोई ग्राउंड अटैक होता है, ग्राउंड पे फोर्सेस आती हैं, तो वो बहुत ही लिमिटेड और कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा, और वो मोस्ट पॉसिबली जो है वो खर्ग आइलैंड या किसी ऐसी एनर्जी सोर्स पे होगा ताकि जो है ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन जो है बुरी तरह से टूट जाए। तो ये पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव। लेकिन क्या अमेरिका उसके साथ आने वाले जोखिमों के लिए क्या अगर मान लीजिए ये शॉर्ट टर्म में भी होता है, लिमिटेड होता है, बड़ा फोकस्ड होता है, तो भी अमेरिका को जो उसके साथ खतरा इन्वॉल्व है वो उसको रोक सकता है, वो उसके लिए डेटरेंस हो सकता है, या कम से कम शॉर्ट टर्म वाले मामले में कहीं उतना बड़ा कोई खतरा नहीं है, ये डेटरेंस का काम नहीं करेगा, ये समझूंगा आप लोगों से। लेकिन पश्चिम एशिया में यूएस का सुरक्षा अलर्ट, देखिए खबर। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह, उड़ानें बंद होने और हवाई क्षेत्र बंद होने की आशंका, हालात बिगड़ने पर नागरिकों को निकलने की तैयारी के निर्देश। यूएई, कतर, ओमान, इराक, जॉर्डन, इजराइल, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में अलर्ट जारी। अमेरिकी दूतावासों का नागरिकों को अलर्ट, अमेरिकी दूतावासों की तरफ से नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब ये तो साफ इशारा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। या प्रोफेसर अमिताभ, ये जो हुक्मरान है उनको समझ में आता है कि इस तरीके की चीजें एक्चुअली ऐसे ही इंटरप्रेट की जाएंगी, बेशक हम वो ना करें जो समझा जा रहा होगा। देखिए, जब भी ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो वॉर को आगे बढ़ाएंगे, वो एकदम से नीचे आ गए हैं। इसीलिए जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है उसको मार्केट भी आजकल सीरियसली नहीं ले रहा है। जैसे तेल के दाम आप देख रहे हो बहुत नहीं भाग रहे हैं। तो जिस स्थिति में इस समय अमेरिका है या ट्रंप है, उनको बहुत कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। दूसरी बात, ये जो होर्मुज है उस पर कॉम्प्रोमाइज किसी ना किसी फॉर्म में ईरान करवाना चाहता है, क्योंकि वही उसका एक न्यूक्लियर वेपन है जिसको वो वेपन ऑफ लास्ट रिसॉर्ट या फर्स्ट रिसॉर्ट यूज करना चाहता है। और जितने ईरानियन लीडरशिप है, आप देखेंगे जिस तरह से एस्केलेट किया है ईरान ने इस वॉर को सेकेंड फेज में, उसको देख के लगता है कि वो प्रिपेयर्ड है फॉर अ लॉन्ग हॉल। अब वो लॉन्ग हॉल कितना होगा, ईरान की बर्बादी तक होगा, ये बताना मुश्किल है। लेकिन ये तो बहुत क्लियर है कि होर्मुज को वो छोड़ेंगे नहीं किसी भी शर्त पर। और अमेरिका ये इंश्योर करना चाहता है कि होर्मुज पहले की तरह जो फरवरी 28 के पहले वाली स्थिति थी वैसी रहेगी नहीं, और वो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं खोजना होगा। तो जब तक ये मिडवे नहीं होगा, ये इसी तरह का उहापो इन दोनों के बीच चलता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि दुनिया जब बाद में इसको एनालाइज करेगी, अचल सर,
तो इस होर्मुज वाली समस्या का, होर्मुज क्योंकि अब 28 से पहले और 28 के बाद फरवरी में जाहिर है बड़ा अंतर है, इसका विलेन किसको मानेगी? ईरान को मानेगी कि अमेरिका को मानेगी? नहीं, अमेरिका को उस हद तक विलन मानेंगे कि ये जो ट्रिगर हुआ तो अमेरिका की तरफ से हुआ। अमेरिका और इजराइल ने इस वॉर को ट्रिगर किया या ऐसी स्थिति में ईरान को लाके खड़ा कर दिया कि जो उसके पास गोल्डन वेपन था, जो उसके पास एक मजबूत हथियार था जिसके बारे में हम थ्योरेटिकली बातें करते थे, या इससे पहले जब रेड सी में इस तरह की ब्लॉकेट हुई या हुतीज ने किया, तो इसकी संभावनाओं पे हर कोई बात करता है। मलक्का स्टेट पे भी इस तरह की बात होती थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। लेकिन ईरान को, होर्मुज को वेपनाइज करने के लिए पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल जिम्मेवार है। इसका ये वेपनाइज करना या ये स्थिति बनाना, ये लीगली कहाँ स्टैंड करता है, ये अलग डिबेट है। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है या नहीं है, या लॉ के खिलाफ है। सवाल है कि परसेप्शन और नैरेटिव, परसेप्शन और नैरेटिव के मामले में ये बात इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाएगी, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल मान लें, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आप लड़ाई शुरू नहीं करते, ईरान को इस कगार पे नहीं लाते, पहले दिन से, आप सिविलियन टारगेट्स की बात कर रहे हैं, पहले दिन से इन्होंने सिविलियंस को मारा है। मेरे हिसाब से तो आयतुल्लाह खमेनी और जो उसके साथी थे सब सिविलियन थे। 165 बच्चियां मारेगी, वो भी सिविलियंस थी। अब आप बाकी टारगेट्स की बात छोड़ दीजिए, वो बात की बात। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं सर आप लोगों को, आपके पास वापस आता हूं।